नमस्कार, पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम। इस कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी हुई उन तमाम खबरों की जो आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। और इन खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे खबरों के क्या कुछ मायने हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्सपेक्टिव की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त। लोकसभा में 13 विधेयक पास हुए, जबकि राज्यसभा में 9 विधेयक सांसदों की सहमति से पारित हुए। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद पार्टी से निलंबित। डीडीसीए मामले में जेटली के विरोध में खोला था मोर्चा। रेलवे ने फिर बढ़ाए तत्काल टिकटों के दाम। एसी सफर भी हुआ महंगा। दिल्ली सरकार के सम विषम फॉर्मूले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। जनहित याचिका पर कोर्ट का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की रूस यात्रा पर। परमाणु ऊर्जा और रक्षा से जुड़े मामलों पर हो सकता है समझौता। मेक इन इंडिया में रूस बन सकता है भारत का साझेदार। मुशर्रफ ने कियानी और अजीज को देशद्रोह मामले में घसीटा। पाकिस्तान में लगे आपातकाल के लिए ठहराया दोषी। भारत और पाक के बीच जनवरी में वार्ता संभव। घर का लंबी अवधि का बीमा ज्यादा सस्ता। कॉल ड्रॉप पर दिखा सख्ती का असर। एक बार फिर गिरे सोने के दाम। सेंसेक्स में भी 260 अंकों की तेजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सालाना पुरस्कारों में दक्षिण अफ्रीका का दबदबा। पीसीबी ने छोड़ी भारत पाक के बीच क्रिकेट सीरीज की उम्मीद। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस देख रहे हैं रियो ओलंपिक जीतने का सपना। पर्सपेक्टिव की पहली श्रृंखला में बात राष्ट्रीय स्तर की खबरों की। और राष्ट्रीय स्तर की पहली श्रृंखला में खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतरिया जी। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र के समापन की। लोकसभा और राज्यसभा में शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। जितनी उत्पादकता विधायी कामकाजों को लेकर अपेक्षित थी उतनी नहीं दिखी। विपक्ष का आक्रामक रुख, लगातार हंगामे, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे ख्याल से इस सेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इस सेशन ने इस बात पर विचार करने के लिए पूरे देश को मजबूर कर दिया है कि मैंडेट क्या होता है, मैंडेट, और पार्लियामेंट में अगर उस मैंडेट का मजाक उड़ाया जाता है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। ये बात खास तौर से मैं इस रेफरेंस में कहता हूँ कि कल संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ साफ कहा कि भाई देश में बहुत बड़ा तबका है जो राज्यसभा की यूटिलिटी पर विचार करने लगा है जी। कुछ और लोग भी ये बात कह रहे हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स ये बात काफ़ी पहले से कह रहे हैं। खुद उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने जिस तरह से राज्यसभा के परफॉर्मेंस पर अपनी टिप्पणी की है, उससे जाहिर है कि ये बात है ना सिर्फ किसी एक सेक्शन में ऐसा नहीं है, सारी जगह समझी जाने लगी है कि भाई अगर पार्लियामेंट को इस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा, इस तरह से काम रोका जाएगा, इस तरह से काम नहीं होने दिया जाएगा, तो उसके कुछ ना कुछ रेमिफिकेशंस होंगे और वो किसी न किसी तरह की प्रतिक्रिया को पैदा करेंगे। बिल्कुल। ज्ञानंद जी, लोकसभा में इस सत्र में 13 विधेयक पास हुए और राज्यसभा में 9 विधेयक सांसदों की सहमति से पारित किए गए। आप क्या मानते हैं कि विपक्ष का लगातार तरीके से विरोध कितना असर करता है लोकतंत्र के इन महत्वपूर्ण बिलों को बाधित करने में? क्या लगता है आपको, कितना बड़ा नुकसान है? 10 करोड़ के नुकसान की तो बात आ ही गई है कि 10 करोड़ का नुकसान तो हो चुका है इस पूरे गतिरोध की वजह से। देखिए, बात सिर्फ संसद की कार्रवाई पे किए जाने वाले खर्च के नुकसान की नहीं है। मैं उसको उतना मैं तो नहीं देना चाहता, क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, यहाँ तक भी सब ठीक है। बात जो और ज़्यादा गहरे जाती है, जिन चीज़ों का, जिन विधेयकों का दीर्घकालिक एक इकोनॉमिक महत्व है देश के लिए, जैसे पिछले सेशन की बात कर रहे हैं लैंड बिल, अभी जीएसटी और इस तरह के और जो आर्थिक बेहतरी की दिशा में जो कदम उठाए जा सकते थे, जिस तरह विदेश नीति को लेकर एक मोटी मोटी आम सहमति रहती है कि भाई विदेश नीति जैसी है भारत की वो उस तरह से चलती रहेगी, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ज़्यादा आपत्ति नहीं करते। कुछ देशों में, जैसे जिनको एशियन टाइगर्स कहा गया आज से 20 साल पहले, वहाँ इकोनॉमिक इश्यूज पर इस तरह की आम सहमति थी
कि हमारे पॉलिटिकल विरोध अलग हैं, लेकिन आर्थिक विषयों पर हम एक साथ रहेंगे। जी जी। ये एक ट्रेंड अभी पिछले खासतौर से बिहार चुनाव के बाद से देखा गया या बिहार चुनाव से देखा गया कि हम आर्थिक विषयों को पीछे कर देते हैं और पॉलिटिकल अपनी पसंद और बड़ा कर देते हैं, पसंद नापसंद को आगे कर देते हैं। अब मैं ये महसूस कर रहा हूं कि वही ट्रेंड संसद में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप राष्ट्रीय हित के विषयों को पीछे करने और राजनीतिक हित के विषयों को आगे करने की टेंडेंसी और बढ़ाएंगे, तो मैं बहुत सरल या बहुत विनम्र शब्दों में कहूं तो आप वो जो एशियन टाइगर सिंड्रोम जो था, एशियन टाइगर फिनोमेना जो था, उससे उतने ही दूर होते चले जाएंगे, उतने ही बैकवर्ड होते चले जाएंगे। ठीक बात है। तो इस संसद के कार्यवाही पे, इस संसद के का जो परफॉर्मेंस रहा इस सेशन का, उसके बारे में मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यही दे सकता हूँ कि भाई ये वापस देश को पिछड़ेपन की तरफ ले जाने की बातें हैं, जहां आपका निजी अहंकार या निजी परसेप्शन किसी भी और चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। बिल्कुल बिल्कुल। संसद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यहाँ पर सांसदों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपील की थी कि भाई विरोध हो, लेकिन विरोध के तरीके से हो, नियमों में रहकर किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी में होने वाले बजट सत्र में सांसद अपने जिम्मेदारी को समझेंगे और संसद के कार्यों में सहयोग करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भाजपा सांसद कीर्ति आज़ाद पार्टी से निलंबित किए गए हैं। DDCA के मामले में अरुण जेटली के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। इसे लेकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको हिदायत भी दी थी, चेतावनी भी दी थी, बावजूद इसके वो पीछे नहीं हटे। इस निलंबन को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि ये एक तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है जी, प्राइमा फेसी, पर जिस तरह से कीर्ति आज़ाद या बिहार के एक दो और सांसद जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, मुझे नहीं लगता, मैंने जितना एक पत्रकार के तौर पर जितना भी कवर किया है आज तक बीजेपी को या पूरी राजनीति को जिस तरह देखा है, कि बीजेपी इतनी टॉलरेंट रही इस तरह की आवाज़ों के लिए, ऐसा बहुत बार नहीं हुआ। जी जी। इन जो अनुशासन की पार्टी, अनुशासन की बात कही जाती थी, उसको इम्पोज किया जाना, तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना होता है। जी, अनुशासन को लागू किया जाना होता है, ऐसे सिर्फ कह देने से अनुशासन नहीं हो जाता। उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार थोड़ी स्लो रही है। ऐसा पहले नहीं होता था कि कोई व्यक्ति लगातार पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करे और पार्टी उसको टॉलरेट करती चली जाए। तो ये विपक्ष कांग्रेस की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी जो है, ये सभी लोगों का कहना है कि भाजपा ने ये जो है उसका एक अपनी विचारधारा से अलग हट करके एक कदम उठाया है। आप मान रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो पार्टी का ही है, ठीक है, जो सही चीज़ वो उठा रहा है, गलत चीज़ उठा रहा है, इसका फैसला होना है, लेकिन क्या आप विचारधारा और पार्टी के दायरे में रहकर अपना विरोध दर्ज कराएं, या उसको अगर आप क्रॉस करते हैं, उस दायरे से अगर आप बाहर निकलते हैं, तो इस तरह का जो दंड वो उचित है, आप मानते हैं? देखिए, बात है ना, सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी की विचारधारा का मामला है, यहाँ एक राजनीतिक खेल साफ साफ नजर आ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने जिनका अपना नाम लिया है, अभी जो भी कुछ कहा है उसका कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह व्यवहार करती हैं कि कोई भी अगर चेयरमैन के खिलाफ या चेयरपर्सन के खिलाफ एक शब्द सोचेगा भी तो वो तुरंत बाहर हो जाएगा, या जो उनकी टॉप डिसीजन मीटिंग्स होती हैं उनमें एक व्यक्ति के अलावा और किसी को भी बोलने की भी परमिशन नहीं होती, और फिर कहा जाता है कि सर्वसम्मति से फैसला हो गया। तो वो सारी बातें अलग हैं, उनकी टिप्पणियों को महत्व दिया जाना चाहिए, नहीं, ये अलग बात है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइमा फेसी एक पॉलिटिकल गेम नजर आ रहा था कि सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं ना, स्थान काल और परिस्थिति, जी, देश काल परिस्थिति, हाँ जी, तो एक ऐसी परिस्थिति बन रही है तो उस पर ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरी परिस्थिति बनाई जाती है और एक व्यक्ति उसमें विलिंगली कोऑपरेट करता नजर आता है। तो ये एक पॉलिटिकल गेम था, इसका विचारधारा से कोई खास संबंध मुझे नहीं लगता। चलिए ज्ञानेंद्र जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने एक बार फिर टिकटों के दाम बढ़ाए हैं, AC सफ़र भी महंगा हुआ है। क्या मानते हैं आप? यात्रियों की अपेक्षाएं रहती है कि आप दाम बढ़ा रहे हैं लेकिन सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, ठीक है, तो रेलवे मंत्रालय ने जो ये फैसला लिया है, निश्चित रूप से स्वाभाविक है, मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर बोझ बढ़ा है ये, लेकिन आप मान रहे हैं ज़रूरी है व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन के लिए, ये भी ज़रूरी है? देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो पिछले 15 साल तक किराए सिक्का पर भी नहीं बढ़ाया गया जी, तो इस कारण रेलवे के सिर पर बैकलॉग बहुत सारा होता चला गया जी। दूसरा, अभी जो नया पे कमीशन आया है, मेरा अनुमान है कि उस पे कमीशन अकेले के कारण रेलवे पर 35,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है जी। ये दूसरा, मतलब लागत रेलवे की अपने एंड पे भी बढ़ रही है। तीसरी बात,
आपने जो किराया बढ़ाया है तत्काल में और एयर कंडीशन क्लासेस में, वो ठीक है, वो क्लास है जो अफोर्ड कर सकती है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं या बोझ कहते हैं, उसमें एक बड़ा सेक्शन ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है और वो अच्छी बात है जो बढ़ने वाले दाम को अफोर्ड कर सकता है। जब हम देखते हैं कि गैस सब्सिडी वापस करने की जब अपील की गई तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल, ये वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास था, ये सारे हाई क्लास लोग नहीं थे, इनमें ये वह तथाकथित मिडिल क्लास था जो वास्तव में अफोर्ड कर सकता है, मगर उससे किसी ने कभी पूछा ही नहीं जी। तीसरा, मुफ्तखोरी एक रोग होता है, बीमारी होती है। क्या हमने ये सोच लिया जी किराया बढ़ना ही नहीं चाहिए तो वो हमेशा कभी नहीं बढ़ना चाहिए जी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, तो वो उस साइकोलॉजी से बाहर आने की प्रोसेस है ये, मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। फिर भी आप ये मान रहे हैं कि किराया बढ़ोतरी ठीक है, एक अच्छा पक्ष है, लेकिन साथ ही साथ यात्रियों को सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अब आप देखें कि रेलवे स्टेशनों पर जो साफ सफाई की स्थिति है, बल्कि एक स्टोरी जो मीडिया में बहुत आई, बाकी चीज़ें उतनी नहीं आई, कि किस तरह से यात्री अपनी छोटी मोटी समस्या के लिए भी सीधे रेल मंत्री को ट्वीट करते हैं। 15 मिनट से लेकर 10 मिनट के से लेकर बिल्कुल मतलब जो बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होती है उसके भीतर उनकी शिकायत को अटेंड किया जाता है, उनके संतुष्टि के लायक अटेंड किया जाता है। उनमें से कुछ खबरें मीडिया में आती हैं, 900 से लेकर 1000 शिकायतें रोज ट्वीट पर आती हैं और जिनको तुरंत एड्रेस कर दिया जाता है, उनमें से मीडिया में एक आध आती है। तो सुविधाएं नहीं बढ़ी या कंसर्न नहीं बढ़े, ये मेरे ख्याल से कोई, अब स्टेशनों की सफाई की जो स्थिति है वो स्थिति है जिसकी पहले कभी कल्पना ही नहीं की जाती थी। सुधार हुआ है पहले से, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि स्टेशन साफ भी हो सकते हैं, कि बायो टॉयलेट्स भी हो सकते हैं ट्रेन्स में। जी, और हैं अब, बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहाँ कह सकते हैं कि एक स्वच्छता अभियान का भी निश्चित रूप से एक व्यापक असर पड़ा है लोगों पर। जो लोग हैं वो खुद भी अब सजग हुए हैं, कुछ हद तक सजग हुए हैं। ये वे परिवर्तन है जो अमूर्त हैं, जो जी, जिनको डिफाइन नहीं कर सकते आप, लेकिन महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने सम विषम के मामले में, ऑड और इवन नंबर्स के मामले में हाईकोर्ट ने एक याचिका लगाई गई थी, जनहित याचिका, उस पर रोक लगा दी है कि इसे रोका जाना चाहिए। मतलब निश्चित रूप से अब केजरीवाल को समर्थन मिला है कि अब वो रहेगा बहाल। किस तरीके से देखते हैं दिल्ली जैसे क्षेत्र में, देश की राजधानी है, ये ऑड और इवन नंबर का जो फॉर्मूला है वो आप मान रहे हैं सफल हो सकता है? देखिए, फॉर्मूला तो कोई भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसका इम्पैक्ट कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो याचिका लगाई गई थी वो इसे रोकने के लिए थी, जबकि मूल प्लान जो है सिर्फ 15 दिन के ट्रायल का है। जी। तो 15 दिन के ट्रायल को रोकने के तो कोई औचित्य नहीं होता। आप किसी भी चीज को एक बार एक ट्रायल तो दे ही सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर ऑड इवन नंबर को इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ये फेल हुआ है, जी ठीक है, लेकिन इस दौरान अगर आप लोगों में ये आदत डाल सकते हैं कि वे अपनी कारों को शेयर करें अपने पड़ोसी के साथ, अपने कुलीग्स के साथ और किसी के साथ, तो नंबर ऑफ कार्स जो सड़क पर हैं वो थोड़ी सी कम हो सकती है। तो अगर उस आदत को, अभी हमने बात की थी स्वच्छता की भी एक आदत है जी, या मुफ्तखोरी ना करना एक आदत है, तो अगर इस आदत को हम किसी तरह इंजेक्ट कर सके तो इसको ऑड इवन नंबर कार को या इस तरह के और एक्सपेरिमेंट्स को एक प्रयोग के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। जी। मूल बात यह है कि लोग एक कार में एक व्यक्ति जो चलता है और पूरी सड़क पे कब्जा कर लेते हैं, और जब सड़क में जाने वाले कुल यात्रियों की आप संख्या देखें तो पता चलता है 400 या 500 लोग जा रहे हैं, जो बड़े आसानी से 5-6 बसों में इकट्ठे हो सकते हैं जी। लेकिन वो एक कार में एक व्यक्ति बैठेगा तो किलोमीटरों तक सड़क जाम होगी। उस आदत को कंट्रोल करने की बात है। सही है, बिल्कुल, क्योंकि चीन के बाद विश्व स्तर पर दूसरे नंबर पर है भारत जनसंख्या के मामलों में, और अगर शुरुआत करनी है तो हमें खुद से पहल करनी चाहिए। ये दर्शकों को भी समझना चाहिए और भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि मतलब यातायात सड़कों पर बाधित ना हो, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। ठीक बात है। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव की इस श्रृंखला में बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की विवेचना के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहले से ही मौजूद ज्ञानेंद्र भरतरिया जी। ज्ञानेंद्र जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिहाज से
पीएम का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी खास महत्व दो कारणों से है। एक जो थोड़ी सी इमर्जिंग स्थिति मध्य एशिया में है, और थोड़ी सी इमर्जिंग स्थिति जो साउथ चाइना सी में है। अभी भारत के दो देशों के साथ इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि साउथ चाइना सी में वो एक इंटरनेशनल जो नॉर्म्स पहले से चले आ रहे हैं उनका पालन कराने के लिए जी सहमत रहेंगे। इसमें रूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो संकट सीरिया में है और उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स यूरोप में दिख रहे हैं या मिडल ईस्ट के बाकी देशों में दिख रहे हैं, जो एनर्जी को लेकर सिचुएशन बन रही है, अब सिर्फ रूस की मौजूदगी के कारण या रूस की नीतियों के कारण जी एनर्जी में, मतलब तेल और गैस के सेक्टर में सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, डिमांड कम हो गई है। ये पिछले, अगर हम 2 हफ्ते का डेवलपमेंट देखें तो एनर्जी सेक्टर में रूस हमारे लिए बहुत मददगार है। जहाँ तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, डिफेंस सेक्टर में हमें जो इंपोर्ट्स हमारे थे, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो पूरी तरह लगभग 100% इंपोर्ट्स पे थी, उन इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के पास था। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद से ये ट्रेड नीचे आया, अब होते होते नीचे और आ गया। अब हम देख रहे हैं कि रूस ने कुछ टेक्नोलॉजी चीन को दी, जी बहुत सस्ते में दी, और बहुत क्या कहना चाहिए, भारत के लिए चिंताजनक स्तर पे दी। एक दो कोशिशें ये भी आई, एक दो समाचार ये भी आए कि वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी बेचना चाहते हैं या कुछ वेपनरी बेचना चाहते हैं, बिल्कुल नेवल वेपनरी। अगर हम रशिया के साथ भारत के डिफेंस रिलेशंस को या मिलिट्री रिलेशंस को देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर तो बहुत अच्छी दोस्ती है। जी टेक्टिकल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर कई बार खींचतान होती है, जो गोरशकोव के समय भी देखी गई और बाद में भी। जी जो समिट मीटिंग्स हैं, मुझे लगता है उन्हीं से, पिछले गोरशकोव का विवाद भी समिट मीटिंग से ही सुलझा था। अब थोड़ी बहुत खरीदारी होगी, हमने S-400 मिसाइल्स खरीद ली हैं उनसे, 1-2 फ्रिगेट्स खरीद रहे हैं, वो सारी बातें अपनी परचेजेस अपने स्थान पर हैं। स्ट्रेटेजिक जो उसका इम्प्लीकेशन है वो ये है कि यस, रशिया जो भी अब वेपनरी दे रहा है वो मेक इन इंडिया के तहत देने को राजी होता है, ना कि सिर्फ लाइसेंस नहीं, मेक इन इंडिया। अगर वो मेक इन इंडिया के तहत होता है तो उससे हमें काफ़ी, हमारे डिफेंस को वास्तव में बूस्ट मिलता है। जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम चाहते हैं कि 40% कम से कम हमारा में भारत में बने। जी भारत के कुछ उद्योगपति गए हैं जो रशिया के साथ मिलकर भारत में ही भारत के लिए वेपन्स बनाएंगे। ये एक दीर्घकालिक महत्व की विषय है जो भारत और रूस के डिफेंस रिलेशंस को प्रभावित करेगा। और भी बहुत सारे पहलू हैं जो डिफेंस रिलेशंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वो मुझे उम्मीद है कि वो विषय भी समिट मीटिंग में जो शीर्ष स्तर पर बात होगी उसमें उठेंगे और थोड़ा बहुत निराकरण निकलेगा। ज्ञानेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि जो डिफेंस सौदे हो रहे हैं भारत और रूस के बीच में, आपने बताया कि चीन को भी वो सहयोग कर चुका है, पाकिस्तान को भी उसने कुछ चीजें दी हैं, पेशकश की है। क्या भारत रूस पर साझेदारी के तौर पर विश्वास कर सकता है? देखिए, अंत में तो हर व्यक्ति को अपने ही पैरों पर खड़ा होना होता है। आप किसी के क्रचेस पे, किसी के मदद से नहीं खड़े रह सकते हमेशा। तो एंड ऑफ द डे तो यही है। जहाँ तक विश्वास की बात है, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने चीन को दिया वो एक बायलैटरल सौदा था उनका। बिल्कुल द्विपक्षीय संधि। हाँ, वो बायलैटरल सौदा इसलिए था कि बदले में उन्होंने चीन से कुछ बेनिफिट्स मिडिल ईस्ट में लिए थे। जी कुछ बेनिफिट्स अफ्रीका में लेने की कोशिश हुई। एक ये पहलू था। जो पाकिस्तान को उन्होंने पेशकश की वो सिर्फ भारत को ब्लैकमेल करने के लिए थी कि भाई हमसे सौदा करो, क्योंकि भारत का डिफेंस ट्रेड जो है वो पहले रशिया पे पूरी तरह निर्भर था। वो थोड़ा थोड़ा अब डाइवर्सिफाई हुआ है, वो पश्चिम से भी कुछ हथियार लेते हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन जाहिर तौर पर एक सेलर को पसंद नहीं आएगा। जी हम मेक इन इंडिया पे जाएं, हम अपने आप अपने लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करें, वो चीज़ जाहिर तौर पर बाजार को पसंद नहीं आएगी। जी तो वो कुछ साइकोलॉजिक वार, जिसको एक साइकोलॉजिक वारफेयर कहते हैं, तो कुछ साइकोलॉजिक सिचुएशंस भी हैं, कुछ कॉमर्शियल सिचुएशंस हैं, कुछ डिफेंस सिचुएशंस, कुछ स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। मेरा मानना है कि स्ट्रेटेजिकली या दीर्घकालिक दृष्टि से हमें रूस से कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पररीली कदम कदम पे थोड़ी बहुत ठोकरें चलती रहेंगी, उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। वो सारे देश रहते हैं, वो एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। उनके अब तक के कार्यकाल में उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया है विदेश नीति को मजबूत करने पर दिया है। ठीक है, तमाम सारे दौरे उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं, जिनको लेकर के विपक्ष ने भी कई बार हमले बोले। आप मान रहे हैं कि इस तरह के दौरे से भारत के लिए सकारात्मकता रहेगी इस मामलों में?
जो लोग इन पर आपत्ति उठाते हैं उनको दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात यह कि आप अगर आज तक आज़ादी के इतने साल बाद आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट लगभग 90% से ज़्यादा इंपोर्ट बेस्ड है जी, या आज की स्थिति में आप ट्रेन का इंजन भी या ट्रेन की पटरी के लिए भी आपको लगता है कि यार वो बिना ग्लोबल टेंडर के और उसमें बिना किसी विदेशी कंपनी के इन्वॉल्व हुए काम नहीं बनेगा, तो ये तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी रही जी, उस कमी का एक बहुत बड़ा पहलू ऐसे हितों से रहा जो बाहर से संचालित होते थे। जी, आपको सबसे पहले उनको गार्ड करना पड़ा। जो लोग ये कहते हैं कि विदेश क्यों जाते हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि विदेश से आने वाली फंडिंग को रोकने वाली सबसे बड़े पैमाने पर रोकने वाली सरकार मोदी सरकार है जी, जिन्होंने खासतौर से एनजीओस को, वो कुडन कोलम पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था जी, कि साहब दूसरे देश के इशारे पे हो रहा है ये सब, तो आप क्या कर रहे हैं? सही बात है। तो अच्छा, और ये सारी चीज़ें स्ट्रांग आर्म नहीं होती कि मजबूती से बड़े कड़ाई से आपने उठा के गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, इस तरह नहीं होता। आपको वहाँ पे भी कड़ाई बरतनी है और सीधी बात भी करनी है कि भाई आपको जो बात करनी है आप हमसे करें, आंख में आंख मिला के बात करें। बिल्कुल, ये पीछे के तरीके नहीं चलेंगे। तीसरी बात, सारा ग्रोथ जो है वो ट्रेड पर निर्भर है। सारा ट्रेड डिस्पाइट डब्ल्यूटीओ के बावजूद बायलैटरल रिलेशंस पर निर्भर है। बायलैटरल रिलेशंस बहुत सारे बारीक चीज़ों पर निर्भर है, जिनमें से कई चीज़ों की अनदेखी होती रही जी। अब ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं कि चाहे हमारी कहीं सिक्योरिटी सिचुएशन हो, चाहे कोई कॉमर्शियल सिचुएशन हो, चाहे कोई और बात हो, तो चाहे इवन एनवायरनमेंट हो, डब्ल्यूटीओ पे सारी बातों पे कहीं पे भारत को सरेंडर करने की मजबूरी नहीं महसूस होती जी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण तौर पे ये बात उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूँ। डब्ल्यूटीओ में जब फूड की बात आई, जब खेती की बात आई, भारत ने न केवल उसका विरोध किया बल्कि वॉकआउट किया जी। मतलब शर्तें मान लेने का और सिर्फ गुडी रिलेशंस रखने के लिए आपकी हर बात मानते चले जाने की कोई स्थिति नहीं थी। दूसरी बात, जब एनवायरनमेंट पे समिट हुआ पेरिस में, हमने अपनी शर्तों पे अपनी बात की जी। तो ये अपनी बात कहने का, ये बात असर्ट करने का दौर है। ये दौर ऐसा ही चलेगा। जिसको नहीं समझ में आता है वो उसको समझना होगा। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद निश्चित रूप से बढ़ा है और इस तरह की पीएम की विदेश यात्राओं से निश्चित रूप से हम ये सोच सकते हैं कि रक्षा सौदों के मामले हों और दूसरे लिहाज से भी भारत मजबूती आएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुशर्रफ ने कियानी और अजीज़ को देशद्रोह के मामले में घसीटा है। 2007 में पाकिस्तान में जो आपातकाल लगा था, इसको लेकर के परवेज़ मुशर्रफ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कियानी और अजीज़ की वजह से ये सब हुआ। अपने शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने दोषी ठहराया। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सब कुछ थे, मैं सब कुछ शब्द कह रहा हूँ, उसके लिए प्रेसिडेंट और सीईओ और आर्मी चीफ और ये सारे शब्द छोटे हैं, वो चलते फिरते कॉन्स्टिट्यूशन थे। ही वॉज द बिगेस्ट लॉ गिवर। उन्होंने जो कह दिया वही कानून हो जाता था, सब कुछ था। तो तब तक तो जनरल कियानी उनकी आंख के तारे थे जी, क्योंकि वो उनके हिसाब से चलते आ रहे थे। कियानी का सिलेक्शन इसलिए किया गया था क्योंकि कियानी आर्मी की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के पक्ष में नहीं थे और मुशर्रफ ने जाने के पहले आर्मी को इस कदर बदनाम कर लिया था कि आर्मी दोबारा अगले 10-20 साल तक पावर में आने की कोशिश ना कर सके। बिल्कुल, ये सारी परिस्थिति उन्होंने पैदा कर दी। अब मुशर्रफ पाकिस्तान के AK-49 की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो ड्रामेबाजी में पहले से भी बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और वो आज भी हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा करके, इस तरह का बयान देके, वो उस सिविल गवर्नमेंट और सिविल जुडिशरी के सिविल सेगमेंट में एक सिंपैथी लेना चाहते हैं जो आर्मी से के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचता है। और वो सोचते हैं कि शायद उन्हें पर्सनली कोई बेनिफिट मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी। तो आर्मी भी उतनी ही बदनाम है पाकिस्तान में जितना जनरल परवेज मुशर्रफ है। मुझे नहीं लगता कि इन हरकतों से उन्हें कोई बहुत लंबा लाभ मिलने वाला है। ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, ध्यान बांटने और किसी से समर्थन मांगने की कोशिश है। जाते जाते संक्षेप में एक सवाल आपसे। भारत और पाक के बीच जनवरी में वार्ता की बातचीत हो रही है, संभव है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस मौका जो है वो पाकिस्तान से बात करने के लिए ठीक है जी। ठीक इसलिए है कि उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद आर्मी से शिफ्ट हुआ है जी। तो अभी तक क्या होता था कि जब आप बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय से बात करते हैं। विदेश मंत्रालय सिविलियंस का होता है, वो कोई भी फैसला करके जाए जैसा लाहौर समिट में हुआ, सबसे बड़ा उदाहरण जी जी। आर्मी उसको उस पर क्रॉस का निशान लगा देगी तो सारी बातचीत फेल हो जाती है। और या 2-4 टेररिस्ट उस पर कुछ क्रॉस का निशान लगा दें और सारी बातचीत फेल हो जाए। अब सिक्योरिटी एडवाइजर खुद आर्मी का है, खुद आर्मी के कॉन्फिडेंस का है। उसकी बात को
आर्मी अगर उसकी बात पे भी वीटो करती है तो मुश्किल होगी, जी, जी। उतना आसान नहीं होगा। और अगर फिर भी आसानी अगर उनको लगती है तो वो उनके लिए एक इंटरनल समस्या है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो लिहाजा ये सीधे विदेश मंत्रालय के जरिए भी हम सीधे पाकिस्तान आर्मी से बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर दिस इज द राइट टाइम। ओके ओके। खैर, पाकिस्तान से पहले भी बहुत सारी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान जैसा सहयोग मिलना चाहिए था भारत को, वैसा नहीं मिला है। बहरहाल अब उम्मीद ही की जा सकती है कि आगे भी पाकिस्तान भारत के साथ में सुचारू सहयोग के रूप में सामने आएगा। बहरहाल ज्ञानंद जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और व्यापार जगत की खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खास खबर यहाँ पर जो आज देखने को मिली कि घरों के इंश्योरेंस के लिए लंबी अवधि के उसके लिए जो इंश्योरेंस जो है वो सस्ता है। आप मान रहे हैं कि ये उस लिहाज से खास माना जाता है कि ऐसे रहवासी या जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित रहते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और सुनामी और ये तमाम सारी जो चीजें हैं, इस लिहाज से घरों के इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने सस्ते दामों पर उसके रेट किए हैं। कितना सही है? दर्शकों को ये समझाएं कि ये निवेश के तौर पर हाउस इंश्योरेंस के लिए सही है, ये ठीक है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम है, मैं समझती हूँ अगर इंश्योरेंस कंपनीज ने ये किया है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे उत्तराखंड में वहाँ पर बाढ़ आया था, और जहाँ भूकंप आता है, अब दिल्ली में ही देखिए, दिल्ली में भी भूकंप आते हैं बार बार, और कई घरों में, कई रेजिडेंशियल कॉलोनीज ने अपना पूरी कॉलोनी का अर्थक्वेक इंश्योरेंस किया हुआ है। तो आपके ये समुद्र के आसपास वाले इलाके हैं, वहाँ पर सुनामी आई थी, लेकिन बाढ़ भी आ सकता है, पूरी सुनामी के को छोड़ दीजिए, बाढ़ भी आ सकता है। अगर आप मुंबई और चेन्नई में देखें कि बाढ़ आए थे जब आपकी बारिश आई थी, बारिश के दिनों में, तो ये जो कम बीमा लगाई है, इससे बहुत फायदा होगा। आम आदमी जो है, जिसका समझ लीजिए आपका छोटा घर है, बड़े जो घर वाले हैं वो तो वैसे बीमा कराते हैं, लेकिन जो छोटे घर वाले हैं, जिनके छोटे घर हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर निवेश नहीं करते क्योंकि कीमती है, और इसमें वो समझते हैं कि अगर आप लंबी अवधि में देखें तो इसका कब आपका घर गिरेगा। तो ये अगर उन्होंने कम बीमा किया है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें विश्व भर में सब लोग, किसी भी देश, अगर आप डेवलप्ड देश में देखेंगे तो ज़रूरी है वो होम इंश्योरेंस, तो बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपकी चोरी भी हो सकती है, आग लग सकती है आपके घर में, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये सस्ता करने से हमारे देश में भी इसके लिए निवेश करना एक वो बिल्कुल ये रूटीन सी बात हो जाएगी। जो भी आदमी घर खरीदेगा, जो घर किसी छोटे से छोटा भी फ्लैट खरीदेगा, तो उसका निवेश करेगा और उसके लंबी अवधि में उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। फिर भी खैर, जिस तरीके से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, आज भी भारत में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास घर के मकान नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे लोग जो निम्न स्तर की आय वर्ग के हैं या फिर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, क्या उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आपका घर आपका रेंटेड है तो इसके बारे में आपका जिसका घर है उसको करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते रेंटेड हाउस का। लेकिन ये हो सकता है अगर आप नहीं, ये भी नियम आप कर लें कि जिसको आप किराए पे घर ले लें तो उसका आप होम इंश्योरेंस कर लें, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मैं समझती हूँ कि आप जैसे आप कह रहे हैं, जिसका छोटे से छोटा भी घर हो, वो मेरा सवाल है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो निम्न वर्ग आय वर्ग के जो लोग हैं, भले ही उनका घर का मकान हो, तो क्या उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल
बिल्कुल सोचना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है। और जैसे मैंने कहा कि बाहर के देशों में ये पहली चीज़ है, कोई आदमी घर खरीदता है तो साथ ही साथ ये इंश्योरेंस ले लेता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम समझते नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपकी ये सवाल बहुत अच्छा है, ये ज़रूर सोचना चाहिए किसी को भी जब भी वो घर खरीदें। खैर जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है हम समझ सकते हैं कि लोग भी समझदार हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक टर्म है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए हमको पहले से ही सजग होना चाहिए। ठीक बात है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुषमा जी, कॉल ड्रॉप पर सख्ती का असर दिख रहा है, आप मान रही हैं ठीक है ये? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि असर दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो हाँ ठीक है, हम और आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप देखें पूरे मेट्रोज में तो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे कॉल ड्रॉप्स, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। और पर मेरे ख्याल में सरकार ने बहुत अच्छा किया, आपके जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो बार बार इसके बारे में विश्लेषण करते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं, और टेलीकॉम कंपनीज के साथ डायलॉग है, और इसका फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन क्या होता है कि जब कॉल ड्रॉप होता है आपको और फिर आप दूसरी कॉल करते हैं तो वो रेवेन्यू आपकी टेलीकॉम कंपनी को जाता है, तो उनको असल में फ़ायदा हो जाता है आपकी कॉल ड्रॉप का। 2-3 कॉल ड्रॉप मतलब आपके 2-3 कॉल ज़्यादा हो जाते हैं, हो सकता है 4-5 दिन में आपके 5-6 कॉल ज़्यादा हो जाते हैं, और महीने भर में देखिए तो आपके 150 कॉल्स हो जाते हैं, तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि सरकार ने सख्ती किया है तो इसके बारे में काफ़ी कोशिश किया। टेलीकॉम टावर्स का उन्होंने बाकायदा काफ़ी शहरों में लगाए हैं। और BSNL की आपने जो बात की है, BSNL ने बहुत इसके कॉल ड्रॉप के बारे में अब किया है। इनफैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है कि ये BSNL पहली बार उनको मुनाफा आया इस बार, बहुत सालों के बाद लॉसेस में चल रहा था। ग्राहक में भी बढ़ोतरी हुई है, ग्राहक में भी बढ़ोतरी हुई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ये कर सकता है, क्योंकि अगर हम ये टेलीफोन्स की बात करें तो हम सोचते हैं एयरटेल और वोडाफोन की तरफ और या आइडिया, तो ये अब बात हो रही है BSNL की, BSNL क्या दे रहा है। और BSNL की जो पहुंच है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो कि बहुत सारे जगह हमारे देश में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर आपको सिर्फ BSNL ही मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी, तो हाँ, कुछ जगह में ऐसा है कि उनकी कवरेज बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी उन्होंने अपने आप को रिवैम्प किया है, उन्होंने अपना ये प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत बढ़ गई है। पर मैं पूरा ये नहीं कह सकती कि कॉल ड्रॉप सिलसिला पूरा ठीक हुआ। हाँ, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि BSNL और MTNL के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत परेशान है कॉल ड्रॉप की वजह से, फोन कटने की वजह से। तो लोकसभा में भी सवाल उठाए गए इस मुद्दे को लेकर के। और जहां बात आपने टावर लगने की कही है, एक इस लिहाज से भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकसभा में भी ये सवाल उठा था कि जो संसद में टावर की संख्या बढ़ाई जा रही है, रहवासी इलाकों में जो टावर लग रहे हैं, तो क्या उनसे निकलने वाली रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है आसपास के लोगों के लिए? देखिए, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि दो राय हैं इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये है और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने जवाब में यही कहा कि मेडिकल ने इसको प्रूव नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि रेडिएशन की वजह से सिर में दर्द और उस तरह की परेशानी। नहीं, पर ये काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं और अभी तक कोई एक स्टडी में ये नहीं निकला कि रेडिएशन से किसी को असर पड़ रहा है। तो इसमें भी ये भी एक वजह है कॉल ड्रॉप्स की, कि जहां ये लोग कंपनी, चाहे BSNL हो या एयरटेल हो, जहां वो टावर लगाना चाहती है, वहां के इलाके के लोग कहते हैं भाई यहाँ पर टावर नहीं लगाओ, आप टावर नहीं लगाओगे तो आपकी कॉल नेटवर्क कैसे मिलेगा। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था पार्लियामेंट कि हम दोनों चीजें तो नहीं, आप कहते कॉल ड्रॉप ना हो, आप कहते रेडिएशन ना हो, दोनों चीजें हो नहीं सकती। टावर जरूरी है अगर आपको नेटवर्क चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ कि हमें अब तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनके बेसिस पे हमें जाना चाहिए। जो सर्वेस की हैं वो कह रही हैं कि रेडिएशन नहीं है, और जहां लोग चाहते हैं कि टावर्स ना बने तो वहां पर उनके कॉल ड्रॉप्स तो होंगे। ठीक है, पर फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि जहां पर गहन लोगों की जो बस्ती हो वहां पर ऐसे टावर ना लगाए जाए, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही होगा। हालांकि साइंस प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की शिकायतें आई हैं। हाँ, नहीं देखिए, शिकायत तो आई है, लेकिन इसका शिकायत के बाद तो स्टडी हुआ है,
तो स्टडी ये दिखा रहा है कि वो नहीं, आपकी जो शिकायत है किसी और वजह से, आफ्टर ऑल हमारे देश में पोल्यूशन भी बहुत है, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो उद्योग खाने कहीं रखे हैं उनकी भी केमिकल्स की जो असर है उससे भी हो सकता है कि आपको यही परेशानियां हो रही हैं, ना कि सिर्फ रेडिएशन से। तो जब तक मेरे ख्याल में हमें कोई साइंटिफिक प्रूफ ना मिल जाए, ठीक बात है। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। खैर जनता को सजग होना चाहिए इसके बिल्कुल, लिए, बिकॉज इम्प्रूवमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आई, शुरुआत हम ही से होती है। जी, जी, ठीक बात है। सुषमा जी, व्यापार जगत से जुड़ी हुई खबरों के विस्तृत और सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव की अंतिम कड़ी में बात खेल जगत से जुड़ी हुई खास खबरों की। और खेल जगत की खबरों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। खबरों की शुरुआत आईसीसी क्रिकेट परिषद के सालाना पुरस्कारों से। दक्षिण अफ्रीका का दबदबा रहा, भारत की झोली में एक भी पुरस्कार नहीं रहा। यही खबर है, क्योंकि सिर्फ आपने सही कहा जी। बताया जा रहा है कि भारत का प्रदर्शन जो है इसमें इस लिहाज से नहीं, वो प्रदर्शन की जो जैसी बात है वो अलग बात है। जो आपने सही कहा कि खाली झोली रही, ये खबर है, क्योंकि भारत में जितनी क्रिकेट होती है कहीं और नहीं होती। सही बात। और जितना पैसा भारत में क्रिकेट का और कहीं नहीं है। जितने लीग भारत में होते हैं और जो जितना क्रिकेट के बारे में ज्ञान भारत में होता है वो कहीं नहीं है। तो उन हालात को देख के अगर आप ये देखें कि आपका कोई प्लेयर नहीं है तो आप हैरान होते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस देश में बाकी जितने देश हैं उनमें दूसरी गेम्स भी हैं, कोई फुटबॉल में है, कोई हॉकी में है, कोई किसी चीज़ में, एथलेटिक्स में। भारत में सिर्फ पहले से लेकर 10वीं तक क्रिकेट ही है। उसके बाद 11वें 12वें आप सोचते हैं कि कोई और गेम भी है। उसमें अगर आप ना हो और आपने जितने हमारे जैसे ज्ञानी सेल्फ स्टाइल जो कि खेल पत्रकार, हमें क्रिकेट के बारे में पता, तो उसमें जैसे आपने सही पूछा कि भारत के है ही नहीं। जब मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने जीता, भारत नहीं है, भारत ये बड़ा खतरा। तो क्या पिछले एक साल में भारतीय क्रिकेट और क्रिकेटरों का प्रदर्शन इतना खराब था कि हम एक भी व्यक्ति अब ये नहीं कह सकते। देखिए, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुल मिला के 8-9 कंट्री खेलती हैं जी हैं। उसमें अगर आप वेस्ट इंडीज की हालत खराब है, जिम्बाब्वे छोड़ दीजिए, बांग्लादेश से छोड़ दीजिए, तो बाकी 6 कंट्री में भी अगर नहीं आते आप, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद 6 में 10 कंट्रीज हैं टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज, उसमें 3-4 को निकाल दीजिए जिनके बाकी प्रदर्शन, जिम्बाब्वे को निकाल दीजिए, वेस्ट इंडीज़ को निकाल दीजिए, फिर न्यूजीलैंड का हालत ख़राब है, तो उसके बाद बांग्लादेश, तो रह गई 6 कंट्रीज। उसमें 6 में भी अगर नहीं आते आप कुछ ऐसा इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या वजह क्या है, कहाँ रह गई हर बार? क्यों चूक नहीं। अब लोगों की परसेप्शन है, जो जिन्होंने वोटिंग की है उनमें कई ख्याल है। स्टीव स्मिथ को उन्होंने ऑलराउंड डिस्प्ले के लिए दिया कि ये कप्तान भी हैं, बैट्समैन भी है, कई चीज़ें कल्मिनेशन है। और डिविलियर साहब हैं, उसके बारे में तो सब भी कहते हैं, उन्हें यहाँ के लगातार दूसरी बार जीत रहे हैं। तो ये चूक नहीं है, ये बताया जाता है कि आप जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर क्वालिटी नहीं है क्रिकेट में, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। जितना मर्जी खेल लीजिए आप, IPL आप लेविशली IPL खेलते हैं, फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आप यहीं पर रहते हैं, T20 का वर्ल्ड कप भी यहीं पर होने वाला है, आपकी टीमें ही बाहर जाती है। मेरे ख्याल हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल का या क्रिकेटर्स के पास टाइम ही नहीं है जी, इतनी क्रिकेट खेलते हैं। उसके बावजूद अब चूक की बात नहीं है, इसका मतलब परसेप्शन, आपका जो वोट कर रहे हैं, जो आपके फैन फॉलोइंग है, उसमें आप कहीं फिक्र नहीं होते। ये बड़ी अचंभे वाली बात है, हैरानी वाली बात है। ना आपका तेंदुलकर है, ना राहुल द्रविड़ जो जीते थे, मगर उसका अगर और भी देखा जाए तो पिछले 11-12 साल से जब ये अवार्ड हुए, उसमें सिर्फ 2 भारतीय हैं, राहुल द्रविड़, तेंदुलकर। तो फिर उसमें भी देखना पड़ेगा कि इतनी क्रिकेट के बावजूद अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं इस लेवल पे, और बाकियों में इतनी क्रिकेट नहीं है। खेलों में ऐसा देखा गया है कि खेल का प्रदर्शन जो करता है खिलाड़ी, अगर वो अच्छा प्रदर्शन होता है, ठीक है, तो खिलाड़ी भी उत्साहित होता है, दर्शक भी उत्साहित होते हैं, और निश्चित रूप से ये भी स्वाभाविक है कि हम उम्मीद करें कि अब हम पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इस के तरह के जो हमको पुरस्कार नहीं मिला है, मैं एक ये बात आपसे जानना चाह रहा हूँ हरपाल सिंह जी, क्या भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को मनोबल तो देखिए माना जाए इस
नहीं नहीं, इसमें पता है एक बड़ी मजेदार है, आपने ये बात अगर किसी और खेल के बारे में कही होती और उसमें इतनी खेला जाता है भारत में, तब तो कहते हैं। यहाँ पर इतना पैसा है क्रिकेट में कि भारतीय खिलाड़ी को परवाह नहीं है कि आप है या नहीं है। आपको अगर ये दिखना, आप ये सोचिए, आप अपने आप को भारतीय खिलाड़ी समझिए और आप ये समझिए कि आपको 1.5 महीने के लिए 3 करोड़ मिलेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? सही बात। 1.5 महीने में 3 करोड़ रुपया, और 1.5 महीना भी नहीं है, मतलब अगर 8-10 मैच खेलने, 10 मैच खेलने के लिए या 20 मैच खेलने के लिए आपको 3 करोड़ या 4 करोड़ मिलता है। उसको अगर रणजी ट्रॉफी आप खेलते रहे, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कहता IPL की बात कर, अगर उसके बाद अगर भारत में खेलें तो अगर आपकी सालाना आमदनी जो कि कैश या जो कि आपको इंडोर्समेंट की बात नहीं 20 करोड़ है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप ICC में हो या ना हो? ये चीज़ें जो हैं, ये प्रेस्टीज तब आती है जब आदमी पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल हमारे खिलाड़ियों को सिर्फ इसका पैसे पे ही नजर है, इस पे नहीं नजर कि ICC के अवार्ड मिलते हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब खेल पर पैसा हावी नहीं बहुत होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर है, देश के लिए खेलना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत पाक सीरीज की उम्मीद छोड़ दी है, उस पर विराम लग गया है। ठीक है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब पाकिस्तान के दौरे पर थी तो उम्मीद जगी थी कि भाई हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में वार्ता हो और क्रिकेट के लिए भी आगे बढ़ा जाए, लेकिन अब इस पर विराम लगा है। अच्छा, पहले लग जाना चाहिए था। देखिए ऐसा है, क्रिकेट की जब विदेश मंत्री गई थी या प्रधानमंत्री को इमरान खान मिलने आए थे, इमरान खान ने बड़ा अच्छा कहा था एक टेलीविजन चैनल में कि साहब मैंने प्रधानमंत्री से बोला था कि साहब क्रिकेट होनी चाहिए 2 देशों में, तो जवाब में वो मुस्कुरा दिए, मोदी जी मुस्कुरा दिए, वो बोला नहीं। और ये मुझे समझ आया कि मुस्कुराहट का क्या मतलब, ये इमरान खान इज़ ऑन रिकॉर्ड है। सुषमा स्वराज गई, वो टेररिज्म के बारे में बात कर रही थी, तो क्रिकेट फिक्र नहीं करता था। मेरे ख्याल जो मीडिया ने हाइप किया था, खासकर पाकिस्तान मीडिया ने, ये याद रखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं, वो अगर बिल्कुल ये इसका जो खेल हो रहा है सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, उनको ये नहीं चाहना कि भारत के साथ मोहब्बत होगी, उनके साथ कितने मिलियन डॉलर्स उनको कमाना है, खुद बुला रहे हैं 40 से 50 मिलियन डॉलर्स, रुपये नहीं मिलियन डॉलर्स कहा था अगर ये सीरीज होती थी। और मेरा ख्याल है भारतीय बोर्ड ने सही कहा या गवर्नमेंट ने सही स्टैंड लिया कि साहब जब तक आप पिछले जो टेररिज्म वगैरह इशू नहीं खत्म करते, हम खेल रहे कैसे आपके साथ बायलैटरल, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप खेलना या इंटरनेशनल खेलना अलग है। अगर आप उनको बुला के सीरीज पूरी खेलते, सिर्फ 2 ही खेलते हैं, तो लोग ये कहेंगे कि साहब आप पिछले तक तो कहते थे कि वहाँ पर ये टेररिज्म है, ये समझने वाली बात है कि शांति वार्ता की बात होती है तो पाकिस्तान नकर जाता है, लेकिन वो खेलों के लिए वो भारत को इंसिस्ट कर रहा है, क्रिकेट के लिए सिर्फ, बिल्कुल वही क्रिकेट के लिए भारत को इंसिस्ट कर रहा है, पैसे के लिए, पैसे के लिए। ये समझने वाली बात है। पाकिस्तान का दौरा मापदंड शुरू से रहा है। खैर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस रियो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना देख रहे हैं। इससे पहले 1996 में लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था, उनके करियर का पहला ब्रॉन्ज। आप मान रहे हैं? नहीं, भारत के लिए था, केडी जाधव ने जीता था 30s में। लिएंडर पेस के करियर का पहला था, ये पहला था इसमें और उसके बाद नहीं, बेहतरीन प्लेयर है, इसमें बात नहीं, मगर ये अब जो उम्मीद कर रहे हैं वो ये उम्मीद इसलिए कर रहे हैं उनके साथ डबल्स खेले कोई या मिक्स डबल्स खेले। अब जब वो उन्होंने जो अटलांटा वो इंडिविजुअल था, अब वो इंडिविजुअल क्वालिफाई नहीं करते, वो डबल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे अगर रोहन बोपन्ना मानते हैं तो, क्योंकि रोहन बोपन्ना इसका क्वालिफाई कर चुका ऑटोमेटिक, और पहले 8-9 प्लेयरों में से डबल्स के, तो वो जिसके साथ खेलना चाहें, ये है एक शर्त कि रोहन बोपन्ना किसके साथ खेलेंगे, और मिक्स डबल्स में भी जो सानिया मिर्जा किसके साथ खेलेंगी। तो क्योंकि भारत की मिक्स में जो एक प्लेयर क्वालिफाई करता है डबल्स की ये है, तो फिर वो दूसरे प्लेयर को ले सकता है कि भाई मैंने आपसे खेलना है, आपसे खेलना है। तो यहाँ पर जो लिएंडर पेस साहब ने उम्मीद जाहिर की है, यहाँ लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी में कहीं कोई अड़चन नजर आ रही है? नहीं, अभी तक तो रोहन बोपन्ना साहब ने बताया नहीं वो किसके साथ खेलेंगे, और रोहन बोपन्ना पर छोड़ा गया। यहाँ सानिया मिर्जा ने ये नहीं बताया कि वो मिक्स डबल्स किसके साथ खेलेंगी, मगर जो लिएंडर पेस साहब ने खेला है उनका ये तमन्ना है कि 7 अगर ओलंपिक खेलेंगे। इन्होंने कैरियर शुरू किया था अपना बार्सिलोना से 92 से, और अगर ये रियो में क्वालिफाई करके खेलते हैं तो 7वां ओलंपिक का एक किस्म का रिकॉर्ड होगा अपने आप में। किसी प्लेयर ने कोई एथलीट इतना लंबे समय नहीं चला, तो ये एक ट्रिब्यूट है लिएंडर पेस को कि इस उम्र में भी आप 40 साल से प्लस हो गए हैं और खेल रहे हैं, और ना सिर्फ खेल रहे हैं, जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल भारत के लिए ये सुपरस्टार है। उम्मीद है रियो में जाएंगे, पेस रियो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत की झोली में जो चाहता है वो पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हरपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद खेल जगत से जुड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में इतना ही। जाते जाते एक नजर लोकसभा टीवी के आज के कार्यक्रम पर।
लोकसभा टीवी पर आज शाम देखिए हमारे खास कार्यक्रम शाम 5:30 बजे वर्ल्ड टुडे, 6:30 बजे दुनिया आज की, 7 बजे पब्लिक फोरम, 8 बजे वर्ल्ड टुडे और 10 बजे इनसाइट।